बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर अगेन नंबर 3 पे है एंड आपके सामने एक इक्वेशन डायफेंटाइन इक्वेशन लिखी है जिसे आपने सॉल्व करना है। अब हम सब जानते हैं कि डायफेंटाइन इक्वेशन है और डायफेंटाइन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास होती है वो ax प्लस बी वाई इज़ इक्वल्स टू सी होती है। तो अगर इसे रिलेट करें तो हमारे पास a जो है वो है 56, b है हमारे पास 72 एंड c है हमारे पास इस वक्त 8। इसमें अगर आप गौर करें तो आपके पास a b एंड c अगर आप देखेंगे तो ये तीनों जो हैं एट अ टाइम 8 से डिवाइड होते हैं। मतलब आप 8 से इसे डिवाइड आप एज सच ये डायफेंटाइन इक्वेशन भी लेके चल सकते हैं, इन ABCs के साथ भी चल सकते हैं और साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें से 8 कॉमन निकाल लें। 8 कॉमन निकालेंगे तो फिर आपके पास जो इक्वेशन की शक्ल होगी ये आपके पास बनेगी 7x प्लस 9y इज़ इक्वल्स टू 1 बन जाएगी। तो ये जो शेप आपके पास आएगी इक्वेशन की, आप इस शेप को लेके भी चल सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताती चलूँ, आप चाहे इन ABCs के साथ चलें या आप a को 56 के बजाय 7 लेके चलें और b को 72 के बजाय 9 लेके चलें, आपके पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो बेहतर है कि जिस फॉर्म में आपको दी हुई है आप अगर उसी फॉर्म से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसी फॉर्म में सॉल्व कर लें। इससे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में क्या होता है, जैसे एज़ यूजुअल हमने क्या करना है कि जो हमारे पास a और b हैं हमने उनका GCD चेक करना है और सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि क्या ये डायफेंटाइन इक्वेशन सॉल्वेबल है कि नहीं है। और उसमें हम जानते हैं कि GCD जो फाइंड करने का तरीका है वो यूक्लिडियन एल्गोरिदम है और यूक्लिडियन एल्गोरिदम में हमने जो a और b में से जो बड़ा नंबर होता है उसको दूसरे छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है और चेन डिवीजन रूल से हम डिवाइड करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द यूक्लिडियन एल्गोरिदम। देखिए जी, 72 को हमने 56 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 16 आता है और फिर इस 56 को, जो कि हमारा पहले क्वेश्चन था, इस 56 को हमने 16 से डिवाइड किया जो हमारी पहली इक्वेशन का रिमाइंडर है। तो हमारे पास जो रिमाइंडर नेक्स्ट इक्वेशन का रिमाइंडर है वो 8 आता है। एंड देन सेकेंड इक्वेशन के डिवाइज़र को सेकेंड इक्वेशन के रिमाइंडर से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर जो है रिमाइंडर 0 आता है। तो जिस इक्वेशन में रिमाइंडर 0 है उससे जो सेकेंड लास्ट अबव इक्वेशन होती है उस इक्वेशन में जो आपका रिमाइंडर आया होता है वो रिमाइंडर आपके इस a और b यानी कि 56 एंड 72 का GCD है। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि हमारे 56 एंड 72 का GCD क्या निकला, GCD निकला है जी 8। अब जो भी आपके GCD का आंसर आता है उस आंसर को चाहिए कि वो C को डिवाइड करे। अब लकीली इस वक्त C भी हमारा 8 है, तो चूँकि हमारा GCD इस 8 को डिवाइड करता है, C को यानी कि डिवाइड करता है, दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि हमारी डायफेंटाइन इक्वेशन जो है वो सॉल्वेबल। ये देखें जी, हमने क्या रिमार्क्स दिए, हमने रिमार्क दिए कि चूँकि ये सिचुएशन होल्ड करती है तो हमारी डायफेंटाइन इक्वेशन जो है वो सॉल्वेबल है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने चूँकि यही जो आपके पास इक्वेशंस हैं, जिन इक्वेशन से आपने GCD फाइंड किया है, इसमें इक्वेशन नंबर 2 से चलते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और हम यहाँ से अपनी ओरिजिनल फॉर्म की इक्वेशन ये जनरेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, इक्वेशन नंबर 2 आपने ली, इक्वेशन नंबर 2 में आपने 8 को सेपरेट किया और आपके पास बनता है 56 माइनस 16 इंटू 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसे जो अबव इक्वेशन है उसमें 16 की वैल्यू इंसर्ट की, रिमाइंडर की वैल्यू इंसर्ट की, रिमाइंडर है 16 और इसकी वैल्यू बनती है जी इक्वेशन नंबर 3 से 72 माइनस 56। ठीक है जी, 72 माइनस 56 हमने लिखा 16 की जगह मल्टीप्लाइड बाई 3 और फिर इसको हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो ये इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन को अपनी ओरिजिनल डायफेंटाइन इक्वेशन के साथ जब हम मैच कराते हैं, देखें जी रिलेट कराते हैं, तो आपके पास 8 इज़ इक्वल्स टू 56 इंटू एक्स और 72 इंटू वाई की जगह आपके पास -3 है, x की जगह आपके पास +4 है और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास 8 है। तो ये पूरी इक्वेशन आपकी गिवन इक्वेशन से मैच करती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि x और y की यहाँ पे अब x और y के बजाय उनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। इन वैल्यूज़ को हम नॉर्मली इनिशियल वैल्यूज़ कहते हैं, x0 से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है और y0 से। तो हमारे पास जो इस वक्त x0 है
वो है 4 और y0 जो है वो हमारे पास है -3। तो ये आपके पास इनिशियल वैल्यूज़ आई हैं। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ जो हैं वो काफ़ी बड़ी x और y की वैल्यूज़ आती हैं, जिनको बाद में हम जिनको जनरल इक्वेशन में पुट करते हैं, और जनरल इक्वेशन के बाद हम लीस्ट इनिशियल वैल्यूज़ से उसे फाइंड आउट करते हैं, लीस्ट इनिशियल वैल्यूज़, और फिर रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ देखते हैं, जब भी हमारी इनिशियल वैल्यूज़ आती हैं उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप ये होता है कि हम जनरल इक्वेशन जो है एक्स और वाई की जनरल वैल्यूज़ फाइंड करने की तरफ चलते हैं। ये है जी जनरल वैल्यूज़ एक्स की और वाई की, बिकॉज ये डायफेंटाइन इक्वेशन, और डायफेंटाइन इक्वेशन में एक्स और वाई का कोई सिंगल सोल्यूशन नहीं होता, एक से ज़्यादा सोल्यूशंस होते हैं। तो जनरल सोल्यूशन जब आप फाइंड करते हैं, वो जनरल सोल्यूशन हमें एक से ज़्यादा सोल्यूशन फाइंड करने को में हेल्प करता है। तो जनरल सोल्यूशन का एज यू नो कि जनरल सोल्यूशन डायफेंटाइन इक्वेशन का एक्स प्राइम और वाई प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये इनका स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x0 और y0 की वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे, साथ ही साथ हम GCD यहाँ इंसर्ट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे GCD D की वैल्यू यहाँ इंसर्ट करेंगे। देखें आप दोनों में आपके पास D आ रहा है, और B हम पहले ही जानते हैं कि हमारे पास 72 जो है वो B है, और A जो है हमारे पास 56 है, और T की हैसियत यहाँ पे इंटीजर की है। तो यहाँ पे इन तमाम वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। ये देखिए जी, हमने जब यहाँ पे x0 पुट किया x प्राइम की जगह, x प्राइम की इक्वेशन में x0 पुट किया, b की वैल्यू 72, d जो कि हमारा GCD है 8, तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद x प्राइम की वैल्यू आई है 4 - 9t, और इसी तरह से y प्राइम में y0 है -3, a है आपका 56, d है आपका 8, इंसर्ट करने के बाद आपके पास y प्राइम आता है -3 + 7t। अब ये जो आपके पास आंसर आया है ये जनरल सोल्यूशन है, ये x प्राइम और y प्राइम जो है आपको जनरल सोल्यूशन देता है। इसमें आप क्या करेंगे, अगर t की डिफरेंट वैल्यूज़ इंसर्ट करते जाएं तो आपके पास डिफरेंट सोल्यूशन सेट्स आते चले जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे हमारा नॉर्मली जो है वो आंसर यहाँ तक हमारा ख़त्म हो जाता है। इससे पहले मैं जितने क्वेश्चंस कराती रही हूँ उसमें मैं क्या करती हूँ कि हमारे पास जो x0 और y0 के आंसर्स आते हैं वो x0 और इनिशियल, जिन्हें हम इनिशियल वैल्यूज़ कहते हैं, वो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, काफ़ी बड़ी इंटेग्रल वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन इस केस में आप ये देखेंगे कि मैं इनिशियल वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं वो +4 और -3 हैं, जो कि स्मॉल लीस्ट मतलब लीस्ट इंटेग्रल वैल्यू एक्स प्राइम की हैं, यानी कि x0 और y0 की जो वैल्यूज़ आपके पास हैं जो कि 4 और -3 हैं, ये लीस्ट इंटेग्रल वैल्यूज़ हैं। क्योंकि इसके अलावा अगर आप करके देख लें और कोई वैल्यूज़ जो हैं किसी भी टी की किसी वैल्यू के ऊपर, बिकॉज टी यहाँ पे हमारे पास इंटीजर है, टी की किसी इंटेग्रल वैल्यू के ऊपर आपके पास x0 और y0 का आंसर इतना लीस्ट नहीं आता जितना लीस्ट जो है आपके पास ये आया है इनिशियल वैल्यूज़ जितना। जैसे इनिशियल वैल्यूज़ आपके पास 4 और -3, ये देखें अगर हम टी को 0 पुट करते हैं यही इनिशियल वैल्यूज़ हमारे पास वापस आ जाती हैं। अगर हम टी को 1 पुट करते हैं तो एक्स प्राइम और वाई प्राइम का आंसर ये आता है। टी को 2 पुट करने से ये देखें आप एक्स प्राइम जो है आपका बड़ा होता जा रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड पे बड़ा होता जा रहा है। तो आप जितनी ज़्यादा टी की पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज़ बड़ी करते जाएंगे आपके पास एक्स प्राइम का आंसर उतना नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। और जब आप टी की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि एक्स का आंसर प्लस में आ रहा है, लेकिन 13, और टी की वैल्यू -2 पे आपके पास एक्स प्राइम का आंसर जो है वो 22 आ रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे भी बढ़ता जा रहा है। तो जो लीस्ट वैल्यू आपको एक्स की मिलती है वो आपके पास लीस्ट वैल्यू है 4 ही है। तो यहाँ पे मैं लीस्ट वैल्यू वाला काम नहीं करी, बिकॉज लकीली हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि जिस तरीके से मैं आपको चलाती हूँ, मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज़ आती हैं एक्स प्राइम और वाई प्राइम की, वो लीस्ट हम उन्हें मान तो लेते हैं लेकिन वो लीस्ट होती नहीं है, फिर हमें लीस्ट के लिए दोबारा से एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे लकीली आपके पास जो x0 और y0 की वैल्यूज़ आई हैं 4 और -3, वो आपके पास लीस्ट वैल्यूज़ हैं, और उसके लिए आपको कोई दोबारा एफर्ट नहीं करनी। और ये जो जनरल सोल्यूशन आपने बनाए हैं यही जनरल सोल्यूशन आपका जो है फाइनल आंसर है। इसके लिए आपको कोई और एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से आपके पास ये इक्वेशन है डायफेंटाइन इक्वेशन, और इस डायफेंटाइन इक्वेशन का ये जनरल सोल्यूशन है, और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसको देख लें और फिर प्रैक्टिस करें, और फिर प्लीज़ मुझे अपने रिमार्क्स ज़रूर दीजिएगा।